नमस्कार दोस्तों, इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार और हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है और औपचारिक रूप से इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अमीरों और जो चालीसा दल के सरदार थे, इनके कारण ये शासक नहीं बन पाई थी। फिर तो रजिया सुल्तान का कार्यकाल जो सुल्तान के रूप में था वो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक का है। और रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका है। इस शब्द का ध्यान रखना कि ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी, न कि भारत की। कई बार ये पढ़ा देते हैं कि ये भारत की पहली महिला शासिका है, तो न तो वो भारत की पहली महिला शासिका है और न ही वो भारत की शासिका है। वो दिल्ली सल्तनत की शासिका है और मुस्लिम शासिका है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। इस शब्द का ध्यान रखना है। और सुल्तान बनने के बाद रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और पुरुषों के समान वस्त्र पहनने लगी थी, जिसको कुबा और कुल्हा कहा जाता है। कुबा मतलब कोट होता है जो सुल्तान वगैरह पहनते हैं, और कुल्हा मतलब जो सिर पर पहना जाता है, मुकुट टाइप का टॉप होता है। ये पहनकर दरबार में इसने जाना शुरू किया था। और महिला शासिका थी, तो इसको अमीर लोग और ये पसंद नहीं करेंगे, इसका बहुत विरोध भी होता है। रजिया सुल्तान ने सुल्तान बनने के बाद उमदत उल निस्वा ये उपाधि धारण की थी। इस बात का ध्यान रखना है। उमदत उल निस्वा ये इसकी उपाधि है रजिया सुल्तान की, परीक्षा में पूछ सकते हैं। और रजिया सुल्तान ने एक अबिसिनियाई हबशी था जलालुद्दीन याकूत, जिसको इसामी कहता है कि ये रजिया सुल्तान का प्रेमी था। इसको रजिया सुल्तान ने अमीर आखुर नियुक्त किया था। अमीर आखुर का मतलब होता है जो अश्वशाला का प्रधान होता है। तो अगर ये प्रश्न पूछ ले कि रजिया सुल्तान ने किसको अमीर आखुर नियुक्त किया है, तो ये जलालुद्दीन याकूत था। इसको इसामी कहता है कि यह रजिया सुल्तान का प्रेमी था। और बलबन को अमीर शिकार बनाया था। ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे रजिया सुल्तान के टाइम पे, तो इनका ध्यान रखना है कि किसको क्या बनाया गया था। तो जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर और बलबन को अमीर शिकार, ये दो महत्वपूर्ण पदों पर इसने नियुक्तियाँ करी थी। अब रजिया सुल्तान को हमने देखा था पिछली क्लास में कि ये जनता द्वारा चुनी गई शासक थी, तो अमीरों को तो ये पसंद थी नहीं, और इसके कारण ये भी थे कि एक तो वो महिला थी, तो जनता का तो इसको समर्थन प्राप्त था क्योंकि जनता ने इसको चुना था। लेकिन जो अमीर थे, जो अलग अलग राज्यों के गवर्नर थे, इनको ये पसंद नहीं थी। जैसे बदायूं, सुल्तान, हासी, लाहौर, इनके गवर्नर इसके विरोध में थे। और जो इल्तुतमिश था उसका वजीर था निज़ामुद्दीन मुल्क मोहम्मद जुनैदी, वो भी इसका विरोधी था, जबकि वो उसके पिता का वजीर रहा था, उसके बावजूद वो उसका विरोधी था। और रजिया के जो षड्यंत्रकारी थे उसमें से सबसे प्रमुख था एतगिन। इस एतगिन के अलावा मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक इजुद्दीन सालारी, कबीर अय्याज खान, मलिक सैफुद्दीन कूची, ये सब रजिया के विरोधी थे। और ये सब कहीं ना कहीं के गवर्नर वगैरह इस टाइप के व्यक्ति थे। रजिया सुल्तान के विरुद्ध पहला अगर विद्रोह किसी ने किया तो वो लाहौर का गवर्नर था कबीर अय्याज खान। लाहौर के गवर्नर कबीर अय्याज खान ने पहला विद्रोह किया था। और इसी के टाइम पे शिया सुन्नियों के बीच में भी झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। जब शासक कमजोर पड़ता है ना, तो ये अमीर लोग होते हैं, ये ताकतवर होने लगते हैं, और ये शासक के विरुद्ध या शासक को हटाने के लिए या जनताओं में विद्रोह करने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। ये अभी भी यही चलता है राजनीति में। तो इस समय शिया और सुन्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, और सुल्तान और अमीरों के बीच में लड़ाई झगड़े अलग चल रहे हैं। और ये तब तक चलते रहते हैं जब बलबन शासक नहीं बन जाता है। इसके बाद बलबन वो एक शक्तिशाली शासक बनता है। बीच में और भी बनेंगे, लेकिन शक्तिशाली शासक की बात कर रहे हैं। इसके समय में 1238 ईस्वी में मलिक हसन कारलूग, ये सूबेदार था, ख्वारिज्म के शाह का एक सूबेदार था। इस पर मंगोलों ने आक्रमण किया था और इसने मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता मांगी थी। इससे पहले भी इल्तुतमिश के टाइम पे भी मंगोलों का आक्रमण होता है, ख्वारिज्म के शाह, और वो इल्तुतमिश से सहायता मांगते हैं, लेकिन इल्तुतमिश उनकी कोई सहायता करता नहीं है। लेकिन रजिया ने सैनिक सहायता तो नहीं करी, लेकिन जो बरन है बुलंदशहर, उसकी जो लगान प्राप्त होती है वो देने का वादा किया। इसी के समय में, रजिया सुल्तान के समय में, अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था और
इस अल्तुनिया के विद्रोह के कारण जो अमीर वर्ग था, जो रजिया के विरुद्ध था, उन्होंने मिलकर के रजिया के भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन बाद में रजिया इस अल्तुनिया से विवाह कर लेती है और इनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन जो रजिया है वो बहराम शाह की सेना से पराजित हो जाती है और रजिया और अल्तुनिया दोनों की 1240 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है डाकुओं द्वारा। तो इस प्रकार 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल रहता है और रजिया सुल्तान के लिए इसामी सलाह देता है कि उसको सिंहासन पर बैठने की बजाय चरखा संभालना चाहिए, यानी कि सिलाई कढ़ाई और कपड़े बुनना, ये काम करना चाहिए। हबीबुल्लाह का कहना है कि रजिया सुल्तान का पतन तुर्क अभिजात वर्ग की विजय थी। इसके अलावा मिनाजुद्दीन सिराज के अनुसार रजिया में शासक के सभी गुण थे, लेकिन उसमें सिर्फ एक कमी थी कि वो महिला थी और इस एक कमी के कारण उसमें शासक बनने के जितने भी गुण थे वो सब बेकार हो गए। रजिया सुल्तान के बाद शासक बनता है मोइनुद्दीन बहराम शाह, जो कि 1240 से लेकर 1242 तक शासक बनता है। और रजिया के समय पे ही इन अमीरों में आपसी फूट और झगड़े प्रारंभ हो गए थे, तो बहराम शाह ने नायब मुमालकत एक पद का सृजन किया और इस पद पर इख्तियारुद्दीन एतगिन को पहला नायब बनाया सल्तनत का। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो शासन की शक्तियां अब 3 भागों में विभाजित हो गई। एक तो सुल्तान है, दूसरा वजीर होता था और अब नायब का पद सृजित कर दिया गया। और बाद में ये जो इख्तियारुद्दीन एतगिन जिसको नायब बनाया गया, नायब ए मुमलकात, इसको बहराम शाह बाद में इसकी हत्या करवा देता है, क्योंकि ये सब अलग अलग अपने अपने स्तर पर षड्यंत्र करते रहते हैं और षड्यंत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान सुल्तान को ही होता है। और इस बहराम शाह के शासन काल में 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण होता है। ये भारत पर मंगोलों का पहला आक्रमण है और तायर बहादुर के नेतृत्व में ये आक्रमण होता है। अगर परीक्षा में ये पूछ ले कि मंगोलों का पहला आक्रमण कब हुआ भारत पर, तो 1241 में, क्योंकि अब तक भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था। भारत पर पहला आक्रमण 1241 में होता है मंगोलों का और पहला आक्रमण लाहौर पर होता है। किसका होता है? तायर बहादुर का। ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। और जब ये मंगोल आक्रमण हुआ लाहौर पर, तो इससे पहले भारत की सीमा सिंधु नदी तक थी और मंगोलों के आक्रमण के बाद व्यास नदी भारत की सीमा बन गई। इसके बाद शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये 1242 से लेकर 1246 तक शासन करता है। ये नाम मात्र का सुल्तान था। इसके समय में शासन की सारी शक्तियाँ जो तुर्कान चहलगानी थी, दल चालीसा, उसके हाथ में थी। और मसूद शाह के सिक्कों पर सबसे पहले बगदाद के जो खलीफा थे उसका नाम अंकित करवाया गया। मतलब कि दिल्ली सल्तनत के सिक्कों पर सबसे पहले खलीफा का जो नाम है वो अलाउद्दीन मसूद शाह ने अंकित करवाया। और जिस खलीफा का नाम अंकित कराया वो बगदाद का अंतिम अब्बासी खलीफा था, जिसका नाम अल मुस्तसिम बिल्लाह, ये उनका नाम था। और इसी के टाइम पर एक मलिक था इजुद्दीन किस्लू खां, इसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया था। फिर बाद में समझौता होता है और इसको नागौर की इख्तियारी देकर संतुष्ट किया जाता है। इसके बाद बनता है नासिरुद्दीन महमूद, ये सुल्तान बनता है और ये इल्तुतमिश का बेटा है। और जो बलबन है उसकी बेटी की शादी इससे होती है। बलबन की एक बेटी है हुजैदा, उसका विवाह नासिरुद्दीन से किया जाता है। और जो नासिरुद्दीन महमूद है ये धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति है और जब खाली समय रहता है ये फुर्सत में, तब कुरान की नकल करता था और उस कुरान की प्रतिलिपि को बेचकर जो आय होती थी उससे अपना खर्चा चलाता था। और ये कहता भी था कि मैं राज्य का ट्रस्टी हूँ, इसलिए मैं अपने खर्चे के लिए खुद काम करता हूँ, या अपने खर्चों के लिए मैं जो कुरान की नकल करता हूँ इसको बेचकर जो आय होती है उससे अपना खर्चा चलाऊँगा। और इसने बलबन को अलुक खां की उपाधि प्रदान की और नायब मुमलकात नियुक्त किया इसको बलबन को। और जो शासन की सारी वास्तविक शक्तियाँ थी वो बलबन के हाथ में ही थी। हालांकि बाद में बलबन को इस पद से हटा दिया जाता है, नायब के पद से कुछ समय के लिए, और फिर बना दिया जाता है। और मिनाजुद्दीन सिराज, इनकी एक पुस्तक है तबकात नासिरी। ये तबकात नासिरी नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। ये उसका मुख्य काजी भी था। तो मिनाज ने नासिरुद्दीन को इस किताब में दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है और उसको अपनी जो साधारण आदतें थी, धार्मिक और साधारण प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसके कारण इसको दरवेश शासक भी कहा गया है, दरवेश राजा, इसको नासिरुद्दीन को। और नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद सुल्तान बनता है बलबन। तो रजिया के बाद जो अगला शक्तिशाली सुल्तान है वो बलबन है। 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन करता है। बारह सौ पैंसठ से 1287 ईस्वी तक बलबन, और इसका जो मूल नाम है वो बहाउद्दीन था। बलबन इल्बरी तुर्क
वंश का था और इसको दूसरा इल्बरी वंश या बलबनी वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। सुल्तान बनने से पहले ये 20 साल तक लगभग नासरुद्दीन महमूद के वजीर के रूप में काम करता था और जो शासक की शक्तियाँ थी वो उन सभी शक्तियों का उपयोग करता था। सुल्तान नहीं था उसके बावजूद ये सुल्तान के छत्र का उपयोग भी करता था। और बलबन जब शासक बना उसके बाद इसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की, गयासुद्दीन बलबन। बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल कहा है क्योंकि ये अमीरों की गुपचुप तरीके से हत्या करवा देता था। बलबन का राजस्व सिद्धांत तारीख फिरोज शाही में इसका विस्तार से वर्णन है, बर्नी ने विस्तार से बताया है। बलबन का जो राजस्व सिद्धांत था ये लोह और रक्त की नीति पर आधारित था और प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। बलबन ने नियाबत खुदाई सिद्धांत के अनुसार जो सुल्तान होता है उसको ईश्वर का प्रतिनिधि कहा, नायाब खुदाई, और पैगंबर के बाद जो सुल्तान होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और वो अपने पुत्रों को भी कहता है कि जो सुल्तान होता है उसमें देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। और जिस दल चालीसा या तुर्कान चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने करी थी उसको बलबन ने नष्ट कर दिया या समाप्त कर दिया, या कह सकते हो कि उसका दमन कर दिया। और वो दमन बड़े क्रूर तरीके से किया। एक तो वो खुफिया कातिल था ही सही, अमीरों की गुपचुप तरीके से हत्या करवा देता था। कोई अगर आदर्श प्रस्तुत करना होता था तो वो बड़े क्रूर तरीके से सजा देता था। जैसे उसने बदायूं के गवर्नर बकबक को जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया था। इसके अलावा जो हैवात खां था उसको भी 500 कोड़े लगवाए थे। और एक अवध का शासक था अमीन खां, वो बंगाल के तुर्गिल से पराजित हो गया था तो उसको अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया था। तो इस तरह से अगर कुछ आदर्श प्रस्तुत करना होता था तो वो सार्वजनिक रूप से क्रूर तरीके से सजा देता था। बलबन ने स्वयं को अफरासियाब वंश का बताया और ये जो अफरासियाब वंश है ये शाहनामा में इसका वर्णन है जो फिरदौसी ने लिखी है। तो बलबन ने खुद को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश का बताया कि मैं इस वंश का हूँ और अपने शासन को ईरानी परंपराओं के रूप में व्यवस्थित किया। और खुद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उसने दरबार में कुछ गैर इस्लामिक प्रथाओं को भी शुरू किया, जैसे सिजदा, पेबोस, जमीन बोसी। ये ईरानी परंपराएं हैं। जैसे सिजदा और जमीन बोसी ये होती है कि घुटने के बल पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पेबोसी होता है कि सुल्तान के पैरों को चूमना। इसके अलावा उसने नवरोज त्योहार प्रारंभ करा है। ये फारसी त्योहार है जिसको फायर फेस्टिवल भी बोला जाता है। जो उसके पौत्र थे उनके नाम भी ईरानी नाम रखे, जैसे क्यूमर्स, के कुबाद, के खुसरो, ये ईरानी नाम है। और इसने दरबार में नाच गान, संगीत, शराब ये सब बंद करवा दिया। और जो अमीर वर्ग होता था उनके लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया कि आपको दरबार में आना है तो इस तरह के वस्त्र पहन के आना है, और आप दरबार में जब तक हो सुल्तान है दरबार में तब तक आप हंसी मजाक नहीं कर सकते हो, गंभीर मुद्रा में शांत रहना है। इसके अलावा बलबन पहला भारतीय मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा। जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की छाया, और उसने अपनी ये उपाधि सिक्कों पर भी अंकित करवाई। बलबन किसी भी साधारण व्यक्तियों से नहीं मिलता था। अगर उससे मिलना है तो कोई अमीर या सरकारी अधिकारी होगा वही मिल सकता था। और बर्नी इसके बारे में कहता है, बलबन के बारे में, कि बलबन का कहना है कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा शरीर क्रोध से उत्तेजित होने लगता है, मेरी नसें फड़कने लगती है। ये बलबन का कहना है। और बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपनी वसीयत बनाई थी, और उसने जो वसीयत बनाई थी उसको जो लिखित रूप में बर्नी ने संकलित किया था। बलबन ने 1279 ईस्वी में एक ख्वाजा नाम का एक दीवानी अधिकारी नियुक्त किया था, और उसका काम था कि इक्तेदारों पर नियंत्रण रखना और उनकी आय का संकलन करना और लेखाओं का रिकॉर्ड रखना। इसके अलावा बलबन ने इक्ता को अपने जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी, यानी कि अब जो इक्ताएं होती है वो वंशानुगत नहीं थी। अपने जो अधीनस्थ थे, जो गवर्नर और सामंत, इस तरह के जो इक्तेदार वगैरह ये जो अधिकारी थे, इन पर निगरानी रखने के लिए बलबन ने गुप्तचर विभाग का संगठन किया जिसको दीवाने बरीद कहा गया। तो इस तरह से सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग को पहली बार बलबन ने संगठित किया। इसके अलावा उसने सैन्य विभाग की भी स्थापना करी जिसको दीवाने अर्ज कहा गया, और अहमद अयाज जिसका नाम इमादुल मुल्क था उसको पहला सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उसने उत्तर पश्चिम सीमा पर किलों की एक लंबी श्रृंखला बनवाई, और उसका जो बड़ा बेटा था मोहम्मद खां वो तैमूर के विरुद्ध लड़ाई करते हुए, मंगोल था तैमूर, तो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। कौन? बलबन का बड़ा बेटा मोहम्मद खां। 1286 में तैमूर का आक्रमण होता है और उस आक्रमण में मारा जाता है। और जब मोहम्मद खां की मृत्यु होती है तो बलबन पूरी तरह से टूट जाता है, और जब भी वो अकेला होता है तो मोहम्मद को याद करके फुट फुट कर रोता था। फिर भी जब वो दरबार में आता था तब वो गंभीर व्यवहार करता था, एकदम शासक की तरह जो उसने नियम बना रखे थे उसके अनुसार ही आचरण करता था। जब कटिहार में विद्रोह हुआ था तब बलबन ने एक आदेश दिया था कि यहाँ पर जो 9 साल से कम उम्र के जितने भी पुरुष हैं
सभी का कत्ल कर दिया जाए। तो ये एक बलबन का क्रूर निर्णय था। हालांकि उसके ज़्यादातर निर्णय क्रूर ही होते थे, जो राज्य के लिए जितना भी हद तक वो जा सकता था वो करता था। वो अपने अमीरों को भी क्रूर तरीके से सजा दे देता था। जब कोई गवर्नर या इक्तेदार विद्रोह कर देता था तो उस विद्रोह को भी वो क्रूर तरीके से दबाता था। अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी ये एक तरह से कह सकते हो आपकी साहित्यकार थे, गजल लेखक, शायरी वगैरह करते थे। तो जो अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी है, इन्होंने अपना जो विद्वान या साहित्यिक जीवन था ये शहजादा मोहम्मद के समय में शुरू किया था। अमीर हसन दहलवी है, ये गजल लेखक था और इसके कारण इसको भारत का सादी भी कहा गया। और अमीर हसन और अमीर खुसरो ये दोनों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बलबन के बारे में के निजामी कहते हैं कि बलबन एक उच्च कोटि का अभिनेता है और वो अपने दर्शकों को, जो फिल्म सितारे होते हैं, उनकी तरह मंत्रमुग्ध कर देता है, उनको आकर्षित कर लेता है। और बर्नी, इतिहासकार बर्नी लिखता है कि जब बलबन की मृत्यु हुई तब जो मलिक थे उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और सुल्तान के शव को कब्रिस्तान ले जाते हुए अपने सिर पर धूल फेंकी और 40 दिन तक बिना बिस्तर के जमीन पर सोए। ये बर्नी लिखता है बलबन की मृत्यु पर। और बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र केकुबाद, जिसका नाम बुगरा खां भी था, बलबन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पौत्र केकुबाद बना, जो बुगरा खां का पुत्र है। हालांकि बलबन ने केखुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था कि उसके सारे उत्तराधिकारी नालायक ही निकले। जैसे केकुबाद को लकवा हो गया था तो तरकेश ने उसको यमुना नदी में फेंकवा दिया। और उसका जो दूसरा बेटा था बुगरा खां, वो बंगाल में ही मस्त था, वहाँ की सूबेदारी से संतुष्ट था, वो दिल्ली आना ही नहीं चाहता था। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि अरीज मुमालिक था, उसने केकुबाद और क्यूमर्स की हत्या करवा दी और जो गुलाम वंश था उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद गुलाम वंश समाप्त हो गया, इसको खिलजी क्रांति कहा जाता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी क्रांति का सूत्रपात किया और दिल्ली सल्तनत में खिलजी साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो ये यहाँ तक था गुलाम वंश। इसके बाद प्रारंभ होगा खिलजी वंश। तो आशा करता हूँ कि आपको गुलाम वंश ठीक से समझ में आया होगा। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था वो हमने लगभग पूरा शामिल करने की कोशिश करी इसमें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।